तो अब तक हमने डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली है। डेटा सेट से डुप्लीकेट रिमूव कर दिए हैं, कैटेगरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है और डेटा को मशीन लर्निंग के लिए प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन एक एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग फीचर पर डिपेंड नहीं रहता। कई बार हम डेटा सेट से नए फीचर क्रिएट करते हैं जो मॉडल को और ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी प्रोसेस को फीचर इंजीनियरिंग कहा जाता है। फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग का एक पावरफुल स्टेप है, क्योंकि कई बार मॉडल की परफॉर्मेंस एल्गोरिथम से ज्यादा फीचर की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। फीचर इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब है एग्जिस्टिंग डेटा से नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करना। हम डेटा सेट में एक नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल को बेटर पैटर्न समझने में हेल्प करता है। कई बार ओरिजिनल फीचर से ज्यादा पावरफुल ड्राइव फीचर्स होते हैं। इसी वजह से फीचर इंजीनियरिंग को डेटा साइंटिस्ट एक क्रिएटिव पार्ट की तरह भी देखते हैं। नाउ अब एक बार बीएमआई का हिस्टोग्राम चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम बनाया है, वो भी बीएमआई के ऊपर। फीचर इंजीनियरिंग शुरू करने से पहले बीएमआई कॉलम से एक बार दोबारा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। फीचर बनाने से पहले डेटा को समझना बहुत जरूरी है। हिस्टोग्राम से हमें पता चलता है कि बीएमआई की वैल्यू किस रेंज में स्प्रेड है। क्या हमें इनसे कोई मीनिंगफुल कैटेगरी क्रिएट करनी चाहिए या नहीं? तो यस, डेफिनेटली इस डेटा से मुझे एक मीनिंगफुल कैटेगरी क्रिएट कर लेनी चाहिए, बिकॉज अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे एक डेटा मिल सकता है इस कॉलम की मदद से। अब हम सिर्फ बीएमआई वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम डोमेन नॉलेज का यूज कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बीएमआई को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे 18.5 से कम अंडरवेट होता है, 18.5 से 24.9 नॉर्मल वेट होता है, 25 से 29.9 तक ओवरवेट कैटेगरी होती है और उससे अबव अगर बात करें तो ओबेस कैटेगरी होती है। अब मशीन लर्निंग मॉडल को बीएमआई नंबर देने के बजाय हम ये भी बता सकते हैं कि पर्सन किस हेल्थ कैटेगरी में आता है, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं। अब हम एक नया फीचर क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम देंगे बीएमआई कैटेगरी। ये ओरिजिनल बीएमआई कॉलम से जनरेट होगा, यानी एक फीचर जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। अब दोस्तों, पांडास के कट फंक्शन को यूज किया जाता है ऐसी कैटेगरीज बनाने के लिए। इस प्रोसेस को बाइंडिंग भी कहते हैं। हम बीएमआई वैल्यूज को अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबेस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिन्स। सबसे पहले हम उसका बिन्स डिसाइड करेंगे कि हमारा डेटा किस रेंज में होने वाला है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हमने लिखा 0 से 18.5, फिर 24.5, 29.5 बिन्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी जो कैटेगरीज है उसके स्लॉट्स क्रिएट हो जाएं। फ्लोट में रखनी है, साथ ही ये वैल्यू इनफाइनाइट लेवल तक होनी चाहिए, यानी लास्ट तक। तो मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट लिख दिया है, क्योंकि 29.5 से अबव कैटेगरी की बात करें तो वो उससे ऊपर जा सकती है। नाउ अब मैं लेबल्स क्रिएट करूंगा जो कि मुझे असाइन करने हैं इस कॉलम के अंदर। तो वो सारे लेबल्स कौन से हैं? उसमें नाम आएगा हमारा पहला अंडरवेट, दूसरा हेल्दी, तीसरा ओवरवेट, चौथा ओबेस। डीएफ क्लीन कॉलम में एक कैटेगरी का कॉलम क्रिएट करेंगे, बीएमआई कैटेगरी, और उसके अंदर pd.cut फंक्शन लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें अपना डेटा सेट देना होगा, यानी ये कॉलम जो मैंने क्रिएट किया है उसमें अब हम बिन्स को अलॉट कर देंगे क्योंकि वो कितने का गैप लेने वाला है। साथ ही हम उसके अंदर लेबलिंग भी कर देंगे जो कि है अंडरवेट, हेल्दी, ओवरवेट और ओबेस। तो बस इतना करते ही जैसे ही आप इसे रन करेंगे, नाउ द पॉइंट इज कि अब आपका न्यू कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब इस पूरी बात को थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ हम बिन्स डिफाइन कर रहे हैं जिसमें हमने पहले इंटरवल में 0 से 18.5 तक अंडरवेट रिप्रेजेंट किया, दूसरा इंटरवल नॉर्मल कैटेगरी के लिए किया, तीसरा ओवरवेट के लिए और चौथा ओबेस कैटेगरी के लिए। फ्लोट इनफाइनाइट का मतलब है इन्फिनिटी तक, यानी 30 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी सब ओबेस कैटेगरी में चली जाएंगी। और pd.cut फंक्शन ऑटोमेटिकली बीएमआई वैल्यूज को उसकी कैटेगरी असाइन कर देगा। तो बस हो गया ये काम। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम अब कैसा दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हमने क्लीन डेटा चेक किया और इसका स्टार्टिंग का कुछ डेटा चेक करना है, इसलिए df.head लिख देंगे। सो नाउ अब आप चेक कर सकते हैं, अब आपके पास एक कॉलम और आ चुका है। फीचर इंजीनियरिंग में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एज ग्रुप बना सकते हो, बीएमआई कैटेगरी बना सकते हो, फीचर कंबाइन कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
टारगेट वेरिएबल यानी चार्जेस को जनरली मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहीं पर वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है आपको मॉडल से। अब एक इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अब एक नई प्रॉब्लम आ गई है। बीएमआई कैटेगरी टेक्स्ट फॉर्मेट में है और मशीन लर्निंग को तो मॉडल में कभी टेक्स्ट समझ में ही नहीं आए, तो ये बिल्कुल रीजन कॉलम जैसा हो गया ना। तो ये बिल्कुल रीजन कॉलम वाली सिचुएशन आ गई आपके सामने, इसलिए हम बीएमआई कैटेगरी को भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए मेरी बात? और इसके लिए हम लोग वन हॉट एनकोडिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले भी क्रिएट की थी रीजन कॉलम के साथ। तो चलिए फटाफट से उसे क्रिएट करते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना क्लीन डेटा लेना होगा। उसके बाद pd.getDummies फंक्शन, याद है आप लोगों को? getDummies फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद अपना डेटा फ्रेम रखेंगे और उसमें बीएमआई कैटेगरी रख देंगे। और क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम जो भी उसमें होने वाला है, चाहे वो ओवरवेट हो, चाहे वो ओबेस हो, चाहे वो हेल्दी हो, कोई भी कॉलम हो, वो फर्स्ट कॉलम एज अ रेफरेंस कॉलम बनेगा। ये बात मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं, और अगर आप लोगों को ये पता चल चुका है तो चलिए अब इसे रन कर देते हैं। दैट्स डेफिनेटली, क्योंकि पहले ही हम इस पर बात कर चुके हैं। ड्रॉप फर्स्ट का मतलब ट्रू इसलिए है बिकॉज आप डमी ट्रैप अवॉइड करना चाहते हैं, और वन हॉट एनकोडिंग से ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सो नाउ अब आप चेक कर सकते हैं आपका डेटा फ्रेम आ चुका है और उसके अंदर नए कॉलम्स क्रिएट हो गए। जो कैटेगरीज आपने साइन की थी उससे एक कम, ये बात ध्यान रखेगा, क्योंकि आपने 4 कैटेगरीज दी थी और एक कम हुई है कैटेगरीज। रेफरेंस कॉलम बन चुका है, एक कैटेगरी उसमें से एक रेफरेंस कॉलम बन चुकी है, बाकी सारी कैटेगरीज आपकी यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब आपको पता है आपको क्या करना है। आपका नेक्स्ट वर्क है जितने भी ट्रू फॉल्स कॉलम है उन्हें आपको 0-1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे df clean और उसको उसका टाइप चेंज करना होगा। तो यहां पर क्लीन डेटा का AS टाइप चेंज कर दीजिए, दैट्स इट। और AS टाइप इंटीजर में करिए, दैट प्रॉब्लम खत्म हो गई। और अब जैसे ही आप ये करेंगे तो जितने भी ट्रू फॉल्स वाले सेल होंगे उस डेटा पर, वो ऑटोमेटिकली 0-1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं। नाउ रन हो चुका है प्रोसेस, और अब आप अपना एक बार डेटा फ्रेम जरूर चेक करिए। नाउ अब आप देख सकते हैं आपका डेटा फ्रेम रेडी हो चुका है और उसके अंदर कॉलम भी क्रिएट हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग स्टेप जिसे फीचर स्केलिंग कहते हैं। डेटा सेट में कुछ कॉलम्स की वैल्यू बहुत बड़ी हैं और कुछ कॉलम्स सिर्फ 0 और 1 में हैं। ऐसी सिचुएशन में कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लार्ज वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, इसलिए हमें फीचर्स को कंपेरेबल, स्केलेबल बनाना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डेटा सेट के अंदर एज का कॉलम है, बीएमआई का कॉलम है, जो कि आपके लिए एक प्रॉब्लम और समस्या की जड़ बन सकते हैं। तो आपको उन्हें स्केलिंग करना होगा और उसे भी 0 और 1 के नजदीक लाना होगा। लेकिन ऐसे 3 कॉलम हैं जो आपके लिए समस्या बन सकते हैं, जैसे एज, चिल्ड्रन और बीएमआई। ये 3 कॉलम आपके लिए प्रॉब्लम में क्यों बन सकते हैं? बिकॉज इनकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान से देखें तो यहां पर मैंने 4 कॉलम्स दिखाए हैं आपको, जिसमें आपका टारगेट कॉलम चार्जेस वाला कॉलम है। समझ गए मेरी बात? तो चार्जेस वाला कॉलम अगर आपका टारगेट कॉलम है, तो अगर आप ये ध्यान से देखें कि भाई जेंडर के बेसिस पर और स्मोकर के बेसिस पर, दोनों के बेसिस पर अगर आपको डिसाइड करना हो कि चार्जेस किसका प्रेडिक्ट हो रहा है, क्या प्रेडिक्ट हो रहा है, तो आप बहुत आराम से डिसाइड कर सकते हैं। इट मींस जहां जेंडर मेल है और स्मोक है तो उसका चार्जेस ये है। समझ रहे हैं मेरी बात? जहां जेंडर फीमेल है और स्मोक करती है तो उसका चार्जेस ये है। नाउ फाइनली अब आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका मॉडल इस पैटर्न को समझ सकता है, लेकिन अगर आपके मॉडल में ये वाला कॉलम और जोड़ दिया जाए तो क्या अब ये प्रेडिक्ट कर पाएगा? नहीं, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अब जो चार्जेस है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। इस कॉलम में तो पता चल रहा है साफ साफ कि यहां पर ये मेल है, ये स्मोक नहीं करता, पर यहां एज की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है यहां 18 एज वाला भी करे, हो सकता है 20 एज वाला भी करे, हो सकता है 22 एज वाला भी करे, हो सकता है 40 एज वाला भी करे। तो डेटा सेट के एक पैटर्न को समझना मुश्किल होगा मशीन के लिए, बिकॉज मशीन यहां पर एज कॉलम को सबसे बड़ा कॉलम समझ लेगी और उसमें सबसे ज्यादा वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दे देगी। अगर ऐसी सिचुएशन में एज का कॉलम बढ़ा दिया जाए और यहां पे वो स्मोक भी नहीं कर रहा और साथ में वो मेल है और उसका चार्जेस ये है, तो मॉडल को जब नया डेटा दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर मॉडल को एक नया डेटा दिया गया और उसके अंदर डाल दिया गया कि भाई एज जो है 43 है, तो
अब मॉडल हमेशा चार्जेस को बड़ा ही प्रेडिक्ट करेगा। इट मींस चार्जेस कभी छोटे होंगे ही नहीं उस केस में। बात समझ में आ रही है आपको? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉडल को पैटर्न समझाना मुश्किल हो जाएगा अगर आपका एज कॉलम या कोई ऐसा कॉलम है जो बड़ी लेवल पर या बड़े स्केल पर है। इसलिए आपको उसे स्केलिंग करना होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। कहीं कहीं हो रहा है कि फीमेल होते हुए भी स्मोक कर रही है और उसका चार्जेस 19 की एज में इतना आ रहा है, तो मॉडल की कंफ्यूजन तो बढ़ ही जाएगी ना। आप सोच सकते हैं, डेफिनेटली मॉडल कंफ्यूज है। इट मींस दोनों ही सिचुएशन में, चाहे उसकी एज कम हो चाहे वो उसकी एज कम ना हो, दोनों ही सिचुएशन में मॉडल आंसर करेगा हाई चार्जेस। स्मॉल चार्जेस के बारे में वो आइडिया नहीं देगा। तो अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने डेटा फ्रेम के कॉलम्स को चेक करना होगा। स्केलिंग से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कॉलम स्केल करने हैं। जैसे यहां पर एज, बीएमआई कंटिन्यूअस न्यूमेरिक कॉलम्स हैं। चिल्ड्रन भी न्यूमेरिक फीचर है, जबकि बाकी कॉलम 0-1 में फॉर्मेटेड हैं। तो आपको बाकी किसी कॉलम पर नहीं ध्यान देना, आपका मेन फोकस एज, बीएमआई और चिल्ड्रन कॉलम पे होना चाहिए। इनको आपको स्केलिंग करना होगा। तो चलिए अब स्केलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी जो कि है sklearn लाइब्रेरी से आपको, जो कि मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है। और मशीन लर्निंग की इस लाइब्रेरी से आपको स्टैंडर्ड स्केलिंग वाला फंक्शन उठाना होगा, जिसके अंदर रूल्स क्या लिखे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बना हुआ फंक्शन यूज करने वाले हैं, उस फंक्शन का नाम है स्टैंडर्ड स्केलर। जी हां, अब स्टैंडर्ड स्केलर कैसे जनरेट होता है और स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर आप क्या क्या पैरामीटर्स रखते हैं, कैसे ये बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, यहां पर स्केलर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करिए और उस वेरिएबल के अंदर आप स्टैंडर्ड स्केलर को रख दीजिए। नाउ जैसे ही आपने स्टैंडर्ड स्केलर को इसके अंदर रख दिया, तो अब आपके पास एक नया वेरिएबल आ चुका है जिसे आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब भी आप स्केलर को यूज करेंगे आपको स्टैंडर्ड स्केलर की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो नाउ अब क्या करना है, अब आपको कॉलम्स चुनने हैं जो कि आपको पता है। तो यहां पर आप वो सारे कॉलम सिलेक्ट करेंगे। आपका कॉलम आएगा एज का, ध्यान रखिएगा, दूसरा आएगा बीएमआई का और तीसरा आएगा चिल्ड्रन का। नाउ अब फाइनल स्टेप, आपने स्केलर नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर अपने स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन पूरा का पूरा रख लिया है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज अब स्केलर के अंदर आ चुकी हैं। दूसरा, आपने सारे के सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए जिनको आपको स्केल करना है। अब यहां पर हम स्केलिंग कैसे करेंगे, तो स्केलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपना डेटा फ्रेम उठाना होगा और उस डेटा फ्रेम में जिस डेटा को हमें स्केल करना है वो डेटा है कॉल्स टू स्केल, जिसको स्केल करने के लिए आप स्टैंडर्ड स्केलर का एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म आप लोगों का स्केलर का फंक्शन है। अब आप समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, स्टैंडर्ड स्केलर एक क्लास है, या स्टैंडर्ड स्केलर एक क्लास है। अब क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो यहां पर इस प्रोसेस का मतलब आप समझ जाएंगे। तो यहां पर स्टैंडर्ड स्केलर एक क्लास है और इस क्लास को हमने क्या किया, स्केलर नाम के एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड स्केलर में बने हुए सारे फंक्शंस हम रन कर लें। स्टैंडर्ड स्केलर के सारे फंक्शंस क्या हैं? अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है। तो स्टैंडर्ड स्केलर का एक फंक्शन आता है जो आपके डेटा को स्टैंडर्ड स्केलिंग कर देता है। मैं अभी आपको स्टैंडर्ड स्केलर के सारे फंक्शन दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम यहां पर फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्केलर क्लास का। तो फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका डेटा फ्रेम। तो जो आपका कॉल वाला डेटा फ्रेम है वो इसको दे दीजिए, बस काम हो जाएगा। यानी उसी को आपको फिट करना है 0 और 1 पे। तो ये कैसे करेगा इसको फिट? अब आप सोच रहे हैं इसे कैसे करेगा ये फिट, चलिए मैं आपको बताऊंगा। और इसे मैंने रन कर दिया। नाउ फाइनली स्टैंडर्ड स्केलिंग हो चुकी है। एक बार मैं आपको पहले दिखा दूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इसने स्टैंडर्ड स्केलिंग की कैसे। तो चलिए एक बार df clean.head यहां पर रन करते हैं और अब आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए आपका सारा डेटा स्टैंडर्ड स्केलिंग हो चुका है। यानी आपका सारा डेटा -1 और 1 के अराउंड आ चुका है।
जी हाँ, स्टैंडर्ड स्केलिंग से डेटा -1 और 1 के अराउंड ही आ जाता है। अब इसमें आपको 2 पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि स्टैंडर्ड स्केलिंग क्लास के अंदर जो sklearn की स्टैंडर्ड स्केलिंग क्लास है, यानी ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ये क्लास बनाई गई है, इसमें कौन कौन से फंक्शन आपको मिल जाते हैं, तो चलिए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड स्केलिंग हमारी एक क्लास है जो कि sklearn प्री प्रोसेसिंग की क्लास है। अब इस क्लास के अंदर अगर आप चेक करें, यहां पर हमारे पास कई सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, जैसे डेटा को फिट करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा से फीचर और नेम आउट्स करना, मेटा डेटा निकालना, पार्म्स, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, पार्शियल फिट, सेट कॉल बैक, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। तो जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टैंडर्ड स्केलिंग के कौन कौन से फंक्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड स्केलिंग डेटा के ऊपर। अब स्टैंडर्ड फंक्शन एक्चुअली स्टैंडर्ड स्केलिंग करता कैसे है, ये अगर आपको समझना है तो चलिए अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में मैंने आपको अभी ये डेटा बताया था, इसमें मैं इस कॉलम को स्टैंडर्ड स्केलिंग पर लाकर दिखाता हूं आपको। सबसे पहले अगर आपको इस कॉलम को स्टैंडर्ड स्केलिंग पर लाना है तो आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा ध्यान से। Z मींस स्टैंडर्ड स्केलिंग, ओके, पर ये होगा कैसे? तो यहां पर जो X है वो आपका ये है, ठीक है। X आपका ये है। U की बात करें तो U आपका मीन है, इस डेटा का मीन U है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस डेटा का मीन एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर इसको स्टैंडर्ड स्केलिंग करके दिखाऊंगा आपको। तो इस डेटा का मीन कैसे निकलेगा? सिंपल, मीन का मतलब एवरेज होता है। आपने क्या किया, इस डेटा का एवरेज निकाल लिया। सबसे पहले ये देखिए, इस डेटा का एवरेज आया 29.8। अब क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है तो यहां पर इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको फाइंड करना होगा। इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 9.41807 लिया और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, ठीक है। और इस डेटा का मीन भी आपने फाइंड कर लिया, दैट इज एवरेज, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि अब आपको Z निकालना है। तो Z कैसे निकलेगा? अभी आपको फॉर्मूला पता है ना, यहां पे लगाते हैं। सबसे पहले X लेना है, माइनस करना है इसमें से आपका मीन, तो ये रहा आपका मीन, और आपको इसे रख देना है ब्रैकेट के अंदर और इसे डिवाइड कर देना है, क्योंकि मीन की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी बिकॉज ड्रैग करना है आपको कर्सर को। तो यहां पर आप फिक्स कर दीजिए इसे। नाउ इसे डिवाइड करना है आपको अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फिक्स कर दीजिएगा। दैट्स इट, आपका वैल्यू आ गया 1.2129। आप चेक करिए, अब आपकी सारी वैल्यू 0 और 1 के अराउंड ही आ गई है। चेक करिएगा, आ गई है ना, 0 और 1 के अराउंड हो गई कम वैल्यू। यही होता है स्टैंडर्ड स्केलिंग। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलिंग करना, यानी आपका डेटा 0 1 के नजदीक या 1 -1 और 1 के नजदीक ले आना, जिससे आपके डेटा को कंफ्यूजन नहीं होगी और आपका मॉडल सही से ट्रेन हो पाएगा। और अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा में भी स्टैंडर्ड स्केलिंग हो चुकी है और आपका डेटा 1 और -1 के अराउंड ही घूम रहा है। स्टैंडर्ड स्केलिंग करना क्यों जरूरी है पता चल गया, बिकॉज आपका डेटा एक फेस पर आ जाता है। अब जो कि मॉडल है वो ज्यादा अच्छा समझ जाएगा, क्योंकि अब वो एज कॉलम के लिए ये वाला डेटा पिकअप नहीं करेगा, वो एज कॉलम के लिए ये वाला डेटा पिकअप कर लेगा। तो इस डेटा को एज कॉलम पिकअप कर लेगा, इस डेटा को स्मोक में दिया हुआ है, ये फीमेल जेंडर कॉलम में दिया हुआ है। अब इन 3 कॉलम के बेसिस पर आपका मॉडल प्रेडिक्ट करेगा कि आपका चार्जेस कितना होना चाहिए। अब हमारा डेटा सेट कंप्लीटली मशीन लर्निंग के लिए रेडी हो चुका है। नाउ डेटा क्लीनिंग हमने कर ली, एनकोडिंग हमने कर ली, वन हॉट एनकोडिंग हमने कर ली, फीचर स्केलिंग भी हमने कर ली, और फीचर स्केलिंग करने के बाद अब हमारा चार्जेस एक टारगेट वेरिएबल है और बाकी कॉलम को हम इनपुट फीचर बना सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। और अब मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कराना जरूरी हो गया है और यहीं से एक्चुअल प्रेडिक्शन मॉडल की जर्नी शुरू होती है। तो अगर आपको यहां तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।